हाय, टुडे आई विल टॉक अबाउट वक्फ। आज हम वक्फ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ क्या होता है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स कैसे फंक्शन करती है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल कैसे फंक्शन करती है। So, myself Ahmed and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि हम वक्फ किसे कहते हैं। See, वक्फ is the property given in the name of Allah for welfare of the people। तो याद रखिएगा, वैसी चीजें और संपत्तियां जो लोगों के हित के लिए, जो लोगों के फायदा के लिए अल्लाह के नाम पे दी जाती है या अल्लाह के नाम पे दान की जाती है, उसे ही हम वक्फ कहते हैं। तो याद रखिएगा, वक्फ कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लोग पैसा वक्फ कर देते हैं, जैसे कि लोग कंपनी के शेयर को वक्फ कर देते हैं, जैसे कि लोग बर्तन को वक्फ कर देते हैं, जैसे कि लोग अनाज को वक्फ कर देते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस कोई घर को वक्फ कर देता है, कोई जमीन को वक्फ कर देता है, कोई ऑफिस को वक्फ कर देता है और कोई लाइब्रेरी को वक्फ कर देता है। तो याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस से अल्लाह के नाम पे वक्फ कर सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट वेयर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट वक्फ हैज बीन ओरिजिनेटेड। तो चलिए हम ये समझते हैं कि ये जो वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक हिस्ट्री के मुताबिक खैबर की लड़ाई में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक जमीन का टुकड़ा मिलता है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस जमीन के टुकड़े का क्या करें। तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस जमीन के टुकड़े को आप ऐसे ही रखें और इस जमीन के टुकड़े से आने वाले इनकम को लोगों में दान कर दें ताकि इससे लोगों को फायदा पहुंचे। अब यहाँ पे देखिए, वक्फ जो है ये अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है रोकना। तो याद रखिएगा, जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा था कि आप इस जमीन के टुकड़े को इसी तरीके से रखें और इससे मिलने वाले इनकम को दान कर दें, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कंडीशन रखी थी। जैसे कि कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि आप इस जमीन के टुकड़े को बेच नहीं सकते, फर्स्ट। सेकंड, आप इस जमीन के टुकड़े को किसी के विरासत में नहीं दे सकते। लेकिन यदि हम वक्फ वर्ड को देखें तो वक्फ वर्ड का मतलब होता है रोकना। तो इसका यह मतलब होता है इस जमीन के टुकड़े को बेचने से रोकना। वक्फ का यह मतलब होता है कि इस जमीन के टुकड़े को बेचने से रोकना, इस जमीन के टुकड़े को विरासत में देने से रोकना। यही वो कारण है कि यहाँ पे वक्फ वर्ड को चूज किया गया होगा। तो चलिए हम कुछ वक्फ के लीगलिटी को देख लेते हैं। सेक्शन 2 सब क्लाउज 1 ऑफ द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 सेज वक्फ मीन्स the permanent dedication by a person professing the Musliman faith of the any property for any purpose recognized by the Muslim law as religious, pious or charitable। इसका मतलब होता है कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 जो है वो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है या जो इस्लाम को प्रैक्टिस करता है वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। तो किस उद्देश्य से कर सकता है? धार्मिक उद्देश्य से कर सकता है या इस प्रॉपर्टी से लोगों को फायदा पहुंचे उस उद्देश्य से भी दान कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि हु विल बी द ऑनर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज। वक्फ के पास जो प्रॉपर्टीज है उसका ऑनर कौन होगा? तो याद रखिएगा, वक्फ की प्रॉपर्टीज का ऑनर सिर्फ अल्लाह होगा। तो याद रखिएगा, वक्फ के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका ऑनर अल्लाह होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्रिएशन ऑफ वक्फ। अ वक्फ कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ डीड इन रिटन और ओरली। तो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि कोई व्यक्ति चाहे तो वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बोल के भी वक्फ कर सकता है और यदि वो व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी प्रॉपर्टी को लीगल रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू भी वक्फ कर सकता है। एक वर्ड आपने सुना होगा कि वक्फनामा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि वक्फनामा हम कहते किसे हैं? देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपने किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है और उस व्यक्ति ने रिटन लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू वक्फ किया है, उसे ही हम वक्फनामा कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वक्फ
कि वक्फ जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला है बाय एन एक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन, मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति अपने जीते जी अपने किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है तो वो वक्फ कर सकता है। दूसरा है व्हेन अ पर्सन इज ऑन डेथ बेड एंड ही वांट्स टू डेडिकेट हिज प्रॉपर्टी, in this case he can't dedicate more than 1/3 of his property for works। मतलब ये कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो डेथ बेड पे है और उस समय में वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो इस सिचुएशन में वो व्यक्ति 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं कर सकता है। 1/3 का सिंपल सा ये मतलब होता है यदि उस व्यक्ति के पास 30 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 10 कट्ठा ही वक्फ होगा। यदि उस व्यक्ति के पास 3 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 1 कट्ठा ही जमीन वक्फ होगा। यदि उस व्यक्ति के पास 3 घर है तो उसमें से 1 ही घर वक्फ होगा। इसको हम मर्जुल मौत भी कहते हैं। तीसरा है व्हेन अ पर्सन डेडिकेट्स हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ, जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ हो जाएगी, तो इस केस में भी 1/3 प्रॉपर्टी ही वक्फ होगी। वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन अ प्रॉपर्टी हैज बीन in use for the charitable or religious purpose for a long time, then it is deemed to belong to waqf, no declaration is necessary and waqf is inferred। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी तब भी वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी यदि वो प्रॉपर्टी लंबे समय से दान की उद्देश्य से या धार्मिक उद्देश्य से यूज होता आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट पूरे इंडिया में जितने भी मकबरे हैं और कब्रिस्तान हैं वे सब के सब वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाती है। यही वो कारण है कि कब्रिस्तान का बाउंड्री करवाना हो या फिर मकबरे का देखभाल करना हो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत आती है। सी देयर आर 32 वक्फ बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री इन द 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो याद रखिएगा पूरे इंडिया में 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर 32 स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं। तो याद रखिएगा कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां स्टेट वक्फ बोर्ड नहीं है, जैसे कि गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरी लाइक द दमन एंड दीव। तो याद रखिए गोवा हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया और यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव हो गया। इन सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में स्टेट वक्फ बोर्ड नहीं है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि इन सारी स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो नेग्लिजिबल है, मतलब कि इन सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो नहीं के बराबर है। यही वो कारण है कि इन सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में स्टेट वक्फ बोर्ड नहीं है। तो याद रखिएगा 5 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में वक्फ बोर्ड नहीं है, जैसे कि गोवा में, अरुणाचल प्रदेश में, जैसे कि मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में और यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव में। तो एक बात और आप याद रखिएगा यूपी और बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड है, जैसे कि बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड, जैसे कि बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में वक्फ बोर्ड्स के पास कितने प्रॉपर्टी है। सी द third largest ownership of the land after the Indian Railways and the Defense Department is that of the वक्फ। तो याद रखिएगा पूरे भारत में रेलवे और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के पास है। तो चलिए हम जानते हैं कि वक्फ के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है। तो ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये 6 दिसंबर 2022 का है। यदि आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे WAMSI, जिसका मतलब होता है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, और इस साइट पे जाके यदि आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपको डाटा मिलेगा। तो याद रखिएगा पूरे इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड्स के पास करीब 3,54,779 वक्फ एसेट्स हैं और 8,64,431 जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है और 16,648 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ये जो डेटा है वो 6 दिसंबर 2022 का है। तो याद रखिएगा 8,64,431 इमूवेबल प्रॉपर्टीज में से 57,486 प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा है। फर्स्ट। सेकेंड, 8,64,431 प्रॉपर्टीज में से 4,35,417 ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब 4,35,417 ऐसी प्रॉपर्टीज है
जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और एस्टिमेट के मुताबिक ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो चलिए हम अब स्टेट वक्फ बोर्ड के कुछ लीगलिटीज को जान लेते हैं। As per the section 32 of the Waqf Act 1995, it is the duty of the state Waqf board to ensure that Waqf properties are properly maintained, controlled and administered. Section 32 of the Waqf Act 1995 simply ये कहता है स्टेट वक्फ की प्रॉपर्टीज को प्रॉपरली मेंटेन करना, कंट्रोल करना और एडमिनिस्टर करना ये वक्फ बोर्ड का कर्तव्य है, ये वक्फ बोर्ड की ड्यूटी है। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि ये स्टेट वक्फ बोर्ड का कर्तव्य है कि स्टेट वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम का हिसाब रखना और ये चेक करना कि इनकम और प्रॉपर्टीज का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो याद रखिएगा, as per the provision of section 54, the chief executive officers of the Waqf board is empowered to remove the encroachment from the Waqf property and take measures for recovery of its lost properties। तो याद रखिएगा सेक्शन 54 के प्रोविजन जो है वो वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को ये पावर देता है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जितनी भी नाजायज कब्जा है उसको रिमूव करे, उसको हटाए और वक्फ की लॉस प्रॉपर्टीज को रिकवर करे। तो याद रखिएगा स्टेट वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि इसके किसी भी प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर सकती है और वक्फ बोर्ड चाहे तो इसके किसी भी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है, लेकिन इसके लिए 2/3 मेंबर का कंसेंट होना जरूरी है। मतलब ये कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं उस मेंबर्स में 2/3 मेंबर का कंसेंट होना जरूरी है, 2/3 मेंबर का सहमति होना जरूरी है वक्फ के किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, वक्फ के किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो डिस्प्यूट था उसमें यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा था कि वो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लेगी और इसके लिए 2/3 कंसेंट की जरूरत थी जो कि नहीं हो पाई थी। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि स्टेट वक्फ बोर्ड चाहे तो इसकी किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकती है, इसके किसी भी प्रॉपर्टी को बेच सकती है, लेकिन उसके लिए 2/3 मेंबर का कंसेंट होना जरूरी है, 2/3 मेंबर का सहमति होना जरूरी है। अब आपने एक वर्ड आपने सुना होगा मुतवल्ली, कि मुतवल्ली हम किसे कहते हैं। देखिए लोकल लेवल पर वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाले को हम मुतवल्ली कहते हैं। आप इसे मैनेजर भी कह सकते हैं, आप इसे सुपरवाइजर भी कह सकते हैं, आप इसे केयर टेकर भी कह सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है कि लोकल लेवल पर वक्फ की प्रॉपर्टीज को देख रेख करने वाले, वक्फ की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने वाले को हम मुतवल्ली कहते हैं। तो वन मोर थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर दैट कि व्हाट इज द वर्क ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि स्टेट वक्फ बोर्ड का काम क्या है। तो याद रखिएगा स्टेट वक्फ बोर्ड का ये काम है कि स्टेट वक्फ की प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड रखना और ये चेक करना कि इनकम और प्रॉपर्टीज का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। लेट्स नो दैट हु विल बी द मेंबर्स ऑफ द स्टेट वक्फ बोर्ड। तो चलिए हम ये जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि देखिए ईच स्टेट हैज अ वक्फ बोर्ड। हर स्टेट का एक अपना वक्फ बोर्ड होता है। एक्सेप्शंस आर आल्सो देयर, एक्सेप्शंस भी है, जैसे कि यूपी बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड है, सिया वक्फ बोर्ड है और सुन्नी वक्फ बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा 1 या 2 मेंबर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है, फर्स्ट। सेकेंड, उस स्टेट में जितने भी मुस्लिम एमएलए और एमपी हैं वे सब के सब ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद उस स्टेट में बार काउंसिल के जितने भी मुस्लिम लॉयर्स हैं वे सब के सब ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद उस स्टेट के रिकॉग्नाइज्ड स्कॉलर्स भी स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे। उसके बाद याद रखिएगा मुतवल्ली भी वक्फ बोर्ड का मेंबर हो सकता है यदि उस मुतवल्ली का एनुअल इनकम 1 लाख या 1 लाख से अधिक हो। तो आप याद रखिएगा कि स्टेट लेवल पर स्टेट वक्फ बोर्ड होता है, उसी तरीके से सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि देखिए स्टेट वक्फ बोर्ड का ये काम है कि उस स्टेट में जितने भी वक्फ की संपत्तियां हैं उसका रिकॉर्ड रखना, जैसे कि वक्फ की प्रॉपर्टी से आने वाली इनकम का हिसाब रखना, ये चेक करना कि इनकम
और प्रॉपर्टीज का सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल का काम क्या है। देखिए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का ये काम है कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स को प्रोटेक्शन के लिए लीगल एडवाइस करना। जैसे मान लीजिए कि स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो कोई टाइटल लड़ रही है, तो इसमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी स्टेट वक्फ बोर्ड्स को। जैसे मान लीजिए कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स के किसी जमीन पर नाजायज कब्जा हो गया, किसी प्रॉपर्टी पे नाजायज कब्जा हो गया है, तो उसे वापस लेने में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो मदद करेगी, असिस्टेंट प्रोवाइड कराएगी। तो याद रखिएगा, आजादी के बाद 1954 में पार्लियामेंट ने पहली बार वक्फ बोर्ड एक्ट को पास किया। फिर 1995 में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ है वो 2013 में हुआ है। तो चलिए, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 2013 में हुआ है उसके कुछ प्रोविजंस को देखते हैं। और इसका फर्स्ट प्रोविजन जो है वो ये कहता है कि दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर अ सेंट्रल वक्फ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ द 21 मेंबर्स एंड चेयर्ड बाय अ यूनियन मिनिस्टर। इसका पहला प्रोविजन ये कहता है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में टोटल 21 मेंबर होंगे और उसके चेयरपर्सन जो है वो यूनियन मिनिस्टर होंगे। तो याद रखिएगा, माइनॉरिटी अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरपर्सन होंगे, जो कि अभी है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। इसका दूसरा प्रोविजंस कहता है कि दिस अमेंडमेंट गिव्स द सेंट्रल वक्फ काउंसिल ग्रेटर पावर्स टू सुपरविजन ओवर स्टेट बोर्ड्स। तो याद रखिएगा, ये 2013 अमेंडमेंट जो है वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल को स्टेट वक्फ बोर्ड्स को सुपरवाइज या मॉनिटर करने के लिए ज्यादा पावर देती है। तीसरा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल कैन इशू डायरेक्टिव्स टू द वक्फ बोर्ड इफ इट इज सर्टिफाइड दैट देयर इज एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और इफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट हैज बीन वायलेटेड। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल को करप्शन से रिलेटेड यदि कोई एविडेंस मिलता है तो इस सिचुएशन में सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो स्टेट वक्फ बोर्ड को डायरेक्टिव इशू कर सकती है। फर्स्ट। सेकंड, यदि कोई स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करती है तो इस सिचुएशन में भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो डायरेक्टिव इशू कर सकती है स्टेट वक्फ बोर्ड को। तो आप याद रखिएगा, यदि स्टेट वक्फ बोर्ड्स और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक बोर्ड ऑफ एडजुडिकेशन बनाएगी जिसको रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा हेड किया जाएगा। एडजुडिकेशन का सिंपल सा ये मतलब होता है कि अ लीगल प्रोसेस ऑफ रिजॉल्विंग अ डिस्प्यूट। तो चौथा है, दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर अप टू 2 years अगेंस्ट दोज हु टेक पोसेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द बोर्ड। द ऑफेंस शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति वक्फ के किसी भी प्रॉपर्टी को बिना वक्फ के परमिशन के यूज करता है या उस पे कब्जा करता है तो उस व्यक्ति को 2 साल की जेल हो सकती है और ये जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। पचमा है, ऑल स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। अ सर्वे ऑफ सच प्रॉपर्टीज इन द स्टेट मस्ट बी कंप्लीटेड within a year. It shall be used by revenue authorities when updating land records and the cost of the survey shall be done by the government. इसका सिंपल सा ये मतलब है कि ये अमेंडमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट वक्फ की प्रॉपर्टीज का लिस्ट प्रिपेयर करने और वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे कराने का आदेश देती है जो कि रेवेन्यू अथॉरिटीज के द्वारा कराया जाए। छठा है, दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट वक्फ बोर्ड इन ईच स्टेट। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अप टू 30 मेंबर्स not including a chairman. Further, the chairman of a board can be removed through a vote of no confidence. इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि वक्फ के चेयरमैन को हटाया जा सकता है यदि वक्फ के चेयरमैन को मेंबर का सपोर्ट हासिल नहीं है तो। उसका 7वां इसमें है कि मोतवल्ली हु डू नॉट फॉलो द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर लाइबल फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ अप टू 6 months एंड अ फाइन। वो मुतवल्ली जो एक्ट के प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं उनको 6 महीने की जेल और फाइन हो सकता है। ये टेबल जो है वो ये दिखाता है कि किस स्टेट में कितनी प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा है।
तो याद रखिएगा पंजाब वक्फ बोर्ड के 5610 प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा है। आप इसे पूरा क्लियरली देख सकते हैं। तो याद रखिएगा ताजमहल पर किसका मलिकाना हक है, इसके लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में डिस्प्यूट हो गया था 2005 में। ऐसा कहा जाता है कि यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन के थ्रू ये दावा किया था कि मुगल बादशाह शाहजहां ने खुद ताजमहल का वक्फनामा करवाया था, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का सिंपली ये कहना था कि जहां पर भी मस्जिद और दरगाह होती है वो ऑटोमेटिकली वक्फ बोर्ड के तहत आती है। हालांकि ताजमहल में मकबरा के साथ साथ एक मस्जिद भी है, इसलिए ताजमहल को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी मानी जाए और वहां पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी जाए, क्योंकि मस्जिद का बुनियादी मकसद ही होता है कि लोग वहां पर जाके 5 वक्त अल्लाह की इबादत करें। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वो ये केस हार जाती है। इसका सिंपल सा कारण ये है कि ताजमहल जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए इसका मैनेजमेंट जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया। चूंकि ताजमहल में एक मस्जिद भी है, इसलिए हर फ्राइडे को ताजमहल में नमाज पढ़ने के लिए लोकल कम्युनिटी को अलाउ किया गया है। यही वो कारण है कि फ्राइडे को ताजमहल जो है वो बंद रहती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।